भरतपुर नामक एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। सुरेश का परिवार इतना गरीब था कि उनके पास न अपनी कोई जमीन थी और न ही जीवन यापन का कोई स्थायी साधन। सुरेश सुबह से शाम तक दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और जो कुछ कमाई होती उसी से अपने पूरे परिवार का गुजारा चलाता। यह देखकर उसके माता पिता अक्सर चिंतित रहते। हमारे पास न अपना घर है न खेती की जमीन। हमारा बेटा दिन रात मजदूरी करता है और बदले में उसे बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन गए हैं। मगर सुरेश की माँ शांत स्वभाव से कहती, चिंता मत करो, हमारा बेटा मेहनती है, भगवान सब देख रहा है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेहनत और ईमानदारी से जीना ही उसकी ताकत है। एक दिन ऐसा आएगा जब सुरेश की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सुरेश ने बचपन से ही कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके मन में हमेशा यही विश्वास रहता था, आज भले ही किस्मत मेरे साथ न हो, लेकिन अगर मैं मेहनत करता रहूंगा तो एक दिन सब बदल जाएगा और मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। एक दिन सुरेश रामपाल काका के खेत पर काम कर रहा था। रामपाल काका पास के एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने खेत की देखरेख कर रहे थे। सुरेश अपने काम में पूरी लगन से जुटा हुआ था। तभी उसकी नजर पड़ी कि रामपाल काका बहुत उदास और चिंता में डूबे हुए हैं। रामपाल की मायूसी देखकर सुरेश तुरंत उनके पास पहुंचा और बोला, रामपाल काका, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी गहरी परेशानी में हैं। अगर आप चाहें तो मुझे बताइए, शायद मैं किसी तरह से आपकी मदद कर सकूं। सुरेश की बात सुनकर रामपाल काका को गुस्सा आ गया। वह झुंझलाकर बोले, अरे तू मेरी मदद करेगा? पहले अपनी मदद करने लायक बन। अगर तू किसी की मदद करने के काबिल होता तो आज तुझे 2 वक्त की रोटी के लिए मेरी जमीन पर मजदूरी करनी पड़ती क्या? जा अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। रामपाल काका, ऐसा मत कहिए। ये सब समय और भाग्य की बात है। किस्मत इंसान को हर पल परखती है, लेकिन मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। आज भले ही मेरी किस्मत मेरे साथ न हो, पर मुझे यकीन है कि अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो एक दिन किस्मत भी मेरे पक्ष में झुक जाएगी। मेहनत और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में भले देर हो, लेकिन मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुरेश की बातें सुनकर रामपाल काका का चेहरा खिल उठा। वह बोले, अरे सुरेश, तेरे विचार वाकई बहुत अच्छे हैं। इतनी परेशानियों के बावजूद तू इतना सकारात्मक सोचता है। ये देखकर मेरे मन को सचमुच सुकून मिला। तेरी बातें दिल को छू गईं। मालिक, ये सब मेरे पिता की सीख है। जब भी मैं किसी चीज को लेकर जिद करता था, मेरे पिता मुझे समझाते थे। हमारे पास इतना धन नहीं है कि तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी यह धूप की तरह खुशियों से भरी होती है, कभी सर्द हवाओं की तरह कठिनाइयां लाती है और कभी बारिश की तरह परेशानियां। लेकिन जैसे हर मौसम गुजर जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी बीत जाते हैं। बस धैर्य और हिम्मत बनाए रखना, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। रामपाल काका यह सुनकर भावुक हो गए और बोले, वाह सुरेश, तेरे पिता वाकई बहुत नेक इंसान होंगे। एक दिन मुझे उनसे जरूर मिलना चाहिए। सुरेश ने फिर पूछा, मालिक, आखिर हुआ क्या है? आप मुझसे साफ साफ कहिए। क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल निकल ही आए। रामपाल काका ने गहरी सांस लेकर कहा, सुरेश, मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। दरअसल हमारे गांव में मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन है। वो जमीन कई पीढ़ियों से हमारे परिवार के पास रही है। उस पर मेरा और मेरे छोटे भाई का हक है, लेकिन गांव के ही कुछ लोग, बाप और बेटा दोनों ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस थाने जाकर शिकायत करने की सोच रहा था, मगर गांव के कई बड़े बुजुर्ग उन्हीं के साथ खड़े हैं। कितनी भी कोशिश कर लूं, पर मैं उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब तो उन लोगों ने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी है। मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन मेरे हाथों से छीनी जा रही है। यही सोच कर मैं परेशान हो रहा हूँ। समझ नहीं पा रहा कि अब क्या करूँ। आप सही कह रहे हैं मालिक। अगर आप कानून का सहारा भी लेंगे
तो भी उन लोगों के दबदबे और गांव के बड़े बुजुर्गों की वजह से शायद आपको न्याय न मिल पाए, लेकिन इसका कोई और रास्ता हो सकता है। तो फिर सुरेश, तू ही बता अब मैं क्या करूं? मैं तो सचमुच थक चुका हूं। मेरी पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। काका, हर समस्या का हल जरूर होता है। अगर आप चाहें तो मैं एक उपाय बता सकता हूँ जिससे आप अपनी जमीन दोबारा हासिल कर सकते हैं। अरे तो बता ना सुरेश, आखिर वो तरीका क्या है? तब सुरेश ने धैर्य से पूरी तरकीब समझाई। उसने बताया कि किस तरह चतुराई से और गांव के नियम कायदों के सहारे उन लोगों को उनकी असलियत के साथ बेनकाब किया जा सकता है। तरकीब सुनकर रामपाल काका की आंखों में चमक आ गई। वह बोले, वाह सुरेश, तू तो बहुत समझदार निकला। तेरी इस योजना से तो मुझे अपनी जमीन जरूर वापस मिल जाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर यह योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। नहीं काका, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप ही की वजह से मुझे और मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। मुझे आपकी जमीन का कोई हिस्सा नहीं चाहिए। ठीक है सुरेश, तू वाकई नेक दिल इंसान है। कल से तू इस काम पर लग जा। अगले दिन सुरेश उन बाप बेटों के पास पहुंचा जिनका नाम राघव और विनय था। वही लोग थे जिन्होंने रामपाल काका की जमीन पर कब्जा कर रखा था। नमस्ते जमींदार जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सुना कि आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की जरूरत है। क्या मुझे भी कोई काम मिल सकता है? अरे तू है कौन? किसने कह दिया कि हमें मजदूर की जरूरत है? यहाँ किसी मजदूर की कोई जरूरत नहीं है। जमींदार जी, मैं एक गरीब मजदूर हूँ। पास के गांव में रहता हूँ और काम की तलाश में भटकता रहता हूँ। रोज कहीं न कहीं मेहनत मजदूरी करके पेट पालता हूँ। कभी खेती बाड़ी में हाथ बटा लेता हूँ तो कभी कोई और काम कर लेता हूँ। ये तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ फिलहाल किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। जमींदार जी, मैंने तो सुना था कि आप लोग इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। बहुत सारी जमीन है, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती होगी। सोचा शायद मुझे भी कोई काम मिल जाए। मैंने साफ कह दिया ना, हमें किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। सुरेश ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, इसका मतलब रामपाल काका आपके बारे में सही कहते थे। यह सुनकर राघव और विनय चौंक गए। राघव बोला, क्या कहा? रामपाल काका ने हमारे बारे में क्या कहा? अरे नहीं जमींदार जी, कुछ खास नहीं। खैर, आपके यहाँ तो काम नहीं है तो मैं कहीं और देखने चला जाता हूँ। सुरेश वहाँ से जाने के लिए मुड़ा ही था कि राघव और विनय को शंका हुई। उन्होंने तुरंत सुरेश को रोककर कहा, ठहरो, हमें साफ साफ बताओ, रामपाल काका ने हमारे बारे में आखिर क्या कहा है? अरे भाई इधर आओ, शायद तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम हो। धन्यवाद जमींदार जी, बताइए क्या काम है? आप जो भी काम कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आखिर मेरे बूढ़े माता पिता का पेट पालना है। सब रखो, वो काम तो हम तुम्हें बता ही देंगे। पहले ये बताओ, रामपाल काका हमारे बारे में क्या कह रहा था? जमींदार जी, मैं पहले रामपाल काका के यहाँ काम करता था, लेकिन वो बहुत कंजूस और रूखा इंसान है। मैं वहाँ दिन रात मेहनत करता था, पर इतनी मेहनत के बाद भी वो मुझे सही मजदूरी नहीं देता था। कल इसी बात पर मेरी उससे कहासुनी हो गई। फिर क्या हुआ? उसने हमारे बारे में क्या कहा? सुरेश ने गहरी सांस लेकर कहा, जब मेरी रामपाल काका से बहस हो रही थी तब उसने मुझे कहा कि पूरे गांव में उससे ज्यादा कोई मजदूरी नहीं देता। इस पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कह दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार राघव और विनय अपने मजदूरों को सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं। इसी वजह से आपके यहाँ हमेशा मजदूर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। यह सुनकर राघव ने गर्व से कहा, हाँ भाई, तूने बिल्कुल सही कहा। आखिर हम इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। हमारा फर्ज है कि जो भी मजदूर हमारे यहाँ काम करे उसे उसकी मेहनत के हिसाब से सही मजदूरी मिले। वाह जमींदार जी, आपने बहुत नेक बात कही। रामपाल काका तो कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। सुरेश की मीठी और समझदारी भरी बातों में जमींदार राघव और विनय पूरी तरह फंस गए। वे दोनों खुश होकर बोले, चलो अब काम की बात करते हैं। तुम हमें अच्छे इंसान लगते हो। हमारे खेतों में काम करने के लिए हमें तुम्हारे जैसे ही किसी मजदूर की जरूरत थी। कल से ही काम पर आ जाना। सुरेश ने धन्यवाद दिया।
और अगले दिन से ही उनके खेतों पर काम करने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन राघव अपने बेटे विनय से बोला, विनय बेटा, ये सुरेश तो बहुत ही मेहनती है। यह अकेले ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ कि हमने इसे अपने पास रोक लिया। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुरेश वाकई बहुत मेहनती है। इसके जितना काम शायद ही कोई और कर पाए। ये पूरे दिन खेत पर जी जान से लगा रहता है। धीरे धीरे सुरेश की मेहनत और लगन ने जमींदार और विनय का दिल जीत लिया। कुछ दिन और बीत गए। एक शाम दोनों बाप बेटे अपने खेतों का दौरा करने निकले। जब वे खेत पर पहुँचे तो देखा कि सुरेश अभी तक काम में जुटा हुआ है। राघव ने आवाज लगाई, अरे सुरेश भाई, अब तो रात होने वाली है। तुम अभी तक काम में लगे हो। अब घर जाओ और आराम करो। जमींदार जी, हमारी किस्मत में आराम कहाँ? घर पर बूढ़े माता पिता हैं। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो उनके लिए 2 वक्त का खाना कहाँ से जुटाऊंगा? घर पर बैठकर खाली समय बिताने से बेहतर है कि मैं काम करूं। इससे मेरा मन भी लगा रहता है। तुम वाकई बहुत मेहनती हो सुरेश, लेकिन अब आज का काम यहीं छोड़ दो। घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। नहीं जमींदार जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो काम करने में ही सुकून मिलता है। आप लोग जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है सुरेश, जैसा तुम्हारा मन। जब काम पूरा कर लो तो घर चले जाना। यह कहकर दोनों पिता पुत्र खेत को सुरेश के भरोसे छोड़कर अपने घर लौट गए। अगली सुबह जब राघव और उसका बेटा विनय खेत पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ पुलिस के कुछ सिपाही खड़े हैं। पुलिस की जीप और थानेदार को देखकर दोनों घबराए और जल्दी से आगे बढ़े। क्या हुआ दरोगा जी, आप यहाँ इस तरह क्यों आए हैं? थानेदार ने कड़क आवाज में कहा, क्या ये जमीन तुम दोनों की है? जी हाँ दरोगा जी, यह जमीन हमारी है। हमारे पास इसके सारे कागजात भी मौजूद हैं। तो फिर तुम्हें जेल ले जाकर ताले के पीछे डालना ही पड़ेगा। लेकिन क्यों? हमने क्या किया है? अभी तुम सब समझ जाओगे। पलटकर देखो जरा अपनी जमीन को। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। खेत की मिट्टी से एक सड़ागला कंकाल बाहर निकाला गया था। विनय कांपते हुए बोला, यह क्या है? ये लाश हमारे खेत में कैसे? थानेदार ने गुस्से से कहा, अब मासूम बनने का नाटक मत करो। पहले किसी को मारकर खेत में गाड़ देते हो और अब कहते हो कि हमें कुछ नहीं पता। नहीं दरोगा जी, हमें सचमुच कुछ नहीं मालूम। ये लाश यहाँ कैसे आए, हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है। चुप, झूठ बोलने से सच्चाई नहीं बदलेगी। अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम उम्र कैद की सजा तो पक्की है। फांसी और उम्र कैद का नाम सुनते ही बाप बेटे के होश उड़ गए। दोनों पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर दया की भीख मांगने लगे। थानेदार ने सख्त आवाज में कहा, देखो, अब कोई चालाकी मत करना। तुम दोनों में से कोई एक तो जेल जाएगा ही। अभी फैसला कर लो कि कौन जाएगा। यह सुनकर जमींदार राघव और उसका बेटा विनय के चेहरे पर पसीना आ गया। उन्होंने थानेदार से कहा, थानेदार साहब, हमें थोड़ा समय दे दीजिए, हम आपस में बात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास। इतना कहकर वह पास खड़ा हो गया। राघव, विनय और मजदूर सुरेश थोड़ी दूरी पर जाकर धीरे धीरे आपस में बातचीत करने लगे। पिताजी, अगर हम दोनों फंस गए तो बर्बाद हो जाएंगे। कोई न कोई रास्ता निकालना होगा। अरे सुरेश, तू ही कोई उपाय बता, हमें बचा ले। जमींदार जी, मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। ये हड्डियां देखकर लगता है कि यह लाश कई महीनों पहले की है। शायद किसी पुराने झगड़े का मामला हो। लेकिन अगर तुम दोनों चुप रहोगे तो शक तुम पर ही जाएगा। बेहतर यही होगा कि सच बता दो। यह सुनकर जमींदार राघव और विनय घबरा गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। फांसी और उम्र कैद की बातें सुनकर वे पहले ही डर से कांप रहे थे। अब सुरेश की बातों ने उनकी हिम्मत तोड़ दी। राघव सुरेश के सामने झुक गया और घबराहट में पूरी सच्चाई बताने लगा। दरोगा जी, ये खेत तो असल में सेठ रामपाल काका का है। लेकिन मैं कैसे मान लूं? तहसील से जो कागज हमारे पास आए थे उनमें साफ लिखा है कि इस जमीन पर मुकदमा चल रहा है और कब्जा तो जमींदार राघव और उसका बेटा विनय किए हुए थे।
अब अचानक तुम कह रहे हो कि खेत रामपाल काका का है। साहब, हमने ही रामपाल काका से धोखा किया था। असल में हम इस खेत को हड़पना चाहते थे, लेकिन अब हमें ये जमीन नहीं चाहिए। अगर आप कहें तो हम अभी अपना केस भी वापस ले लेंगे। दरोगा कुछ सोच ही रहा था कि तभी गांव के मुखिया बोले, रामपाल काका, सच सच बताओ, यह कंकाल यहाँ कैसे आया? किसे मारकर गाड़ा है तुमने? नहीं मुखिया जी, यह असली कंकाल नहीं है, ये तो नकली हड्डियों का ढांचा है। दरअसल राघव और विनय ने मेरी जमीन हड़प ली थी। तब मैंने और सुरेश ने मिलकर यह चाल चली ताकि इन दोनों के मुंह से सच निकलवाया जा सके। यह सुनते ही राघव और विनय के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इस तरह सुरेश की मेहनत और चतुराई ने न सिर्फ रामपाल काका की जमीन वापस दिलाई, बल्कि जमींदार राघव और विनय जैसे लालची लोगों को भी सबक सिखाया। और आखिरकार सुरेश भी अपनी मेहनत और नियति के बल पर जमीन का मालिक बन गया।